जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, मेरे इस चैनल का उद्देश्य आपको रोचक और रोमांचक कहानियाँ सुनाना है। परंतु आज मैं आपको अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने आई हूँ। हम यहाँ आपके लिए एक ऐसी पौराणिक कथा और गाथा लेकर आए हैं जो न केवल रोचक है बल्कि जीवन के अनमोल सबक को भी सिखाती है। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए प्रेरणादायक और गौरवशाली इतिहास की कथा लेकर आई हूँ। इस कहानी को सुनकर आप अपने महान अतीत को और गहराई से समझ सकेंगे। आज की कथा एक ऐसे पराक्रमी सम्राट की है जिसका नाम सुनते ही शौर्य, न्याय और असाधारण बुद्धिमत्ता की छवि उभर आती है। ये कथा है एक ऐसे राजा की जिनके नाम पर विक्रम संवत की स्थापना की गई। एक ऐसा कालखंड जो आज भी उनकी अमर गाथा का प्रतीक बना हुआ है। तो आखिर कौन थे ये महान सम्राट? उनका जीवन कैसा था और क्या है उनकी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी? आइए आज की कथा में मैं आपको इस रहस्य से परिचित कराती हूँ। आज की कहानी हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई है। इस कथा से आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन उज्जैन, जिसे अवंतिका नगरी और मालवा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, उसी अवंतिका नगरी पर एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज गंधर्व सेन का शासन था। राजा गंधर्व सिंह की दो पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी से जिस संतान की उत्पत्ति हुई उस संतान का नाम भर्तृहरि रखा गया और दूसरी पत्नी की कोख से जिस संतान ने जन्म लिया उस संतान का नाम विक्रम रखा गया, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट बने और इन्हें राजा वीर विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। जब महाराज गंधर्व सेन वृद्ध हो गए और उन्होंने महसूस किया कि अब राज्य की बागडोर अगली पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया, तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि को अवंतिका नगरी का राजा बनाया। क्योंकि उस समय ऐसी परंपरा थी कि राजा को जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसी के हाथों में राजसत्ता की बागडोर सौंपी जाती थी। इस कारण से राजकुमार भर्तृहरि अवंतिका नगरी के सम्राट बने और उनके छोटे भाई विक्रम को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया ताकि वे अवंतिका नगरी की सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकें। इस प्रकार दोनों भाई मिलकर अवंतिका नगरी का शासन चलाने लगे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे हमेशा एक दूसरे के सुख में सहभागी होते थे और मिलजुल कर राज्य की भलाई के लिए कार्य करते थे। उनके आपसी प्रेम और समझ ने अवंतिका नगरी को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना दिया था। जब राजकुमार भर्तृहरि अवंतिका नगरी की राजगद्दी पर विराजमान हो गए, जब वे मालवा प्रदेश के राजा बन गए, तब अनेक पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने अपनी राजकुमारियों के विवाह के प्रस्ताव भेजने शुरू कर दिए। क्योंकि भर्तृहरि अपनी प्रजा का भली भांति ध्यान रखते थे, उनकी न्यायप्रियता की चर्चा दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से लोग अपना न्याय कराने राजा भर्तृहरि के दरबार में आते थे। इसीलिए अधिकांश राजा अपनी पुत्रियों का विवाह राजकुमार भर्तृहरि से करना चाहते थे। इसी क्रम में बारी बारी से राजकुमार भर्तृहरि ने दो अलग अलग राजाओं की पुत्रियों से विवाह किया। राजकुमार भर्तृहरि की पहली पत्नी का नाम था चित्रलेखा और दूसरी राजकुमारी जिसे वे अपने महलों में रानी बनाकर लाए उसका नाम था अनंगसेना। दोनों ही रानियां बहुत ही सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। राजकुमार भर्तृहरि अपनी दोनों ही रानियों से अत्यधिक प्रेम करते थे। इसी तरह राजकुमार भर्तृहरि के अपनी दोनों रानियों के साथ सुखपूर्वक दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, शाम का समय था। आकाश में सूरज ढलने को था और मंद मंद हवा चल रही थी। अवंतिका नगरी के भव्य राजमहल में राजकुमार भर्तृहरि अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पूरे दिन के राजकाज के बाद वे थोड़ा विश्राम कर रही थी। तभी अचानक
उनके मन में एक विचार आया। राजा ने सोचा कि जब मैं राजकुमार था तब जंगलों में जाकर शिकार करना, घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, ये सब मेरा प्रिय शौक था। लेकिन जब से मैं मालवा प्रदेश का राजा बना हूँ, राजकाज की जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिल पाता। क्यों ना कल जंगल में जाकर अपना ये शौक पूरा किया जाए और शिकार करने का आनंद लिया जाए। जब ये विचार उनके मन में आया तो उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई विक्रम और अपने विश्वास पात्र महामंत्री बुद्धिसागर को अपने दरबार में बुलवाया। जब दोनों लोग दरबार में उपस्थित हो गए तो राजा भर्तरी ने अपने अनुज भाई विक्रम से कहा, विक्रम, मुझे बहुत समय से जंगलों में जाकर शिकार करने की तीव्र इच्छा हो रही है, लेकिन राजकाज की व्यस्तता के कारण मैं चाह कर भी नहीं जा पा रहा हूँ। यदि तुम दोनों लोग कुछ दिनों तक राज्य का ध्यान रख सको तो मैं जंगलों में जाकर अपना ये शौक पूरा करना चाहता हूँ। अपने बड़े भाई की इन बातों को सुनकर विक्रम बोले, भैया, यदि आपके मन में जंगल में जाकर शिकार खेलने की इतनी प्रबल इच्छा है तो निसंकोच जाइए। आपकी अनुपस्थिति में मैं अवंतिका वासियों का पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन एक छोटा सा अनुरोध है, हो सके तो जल्दी लौट आना, क्योंकि अब आप अवंतिका नगरी के सम्राट हो और सम्राट होने के नाते अब आपका जंगलों में अधिक दिनों तक रहना ठीक नहीं। अपने अनुज की इन बातों को सुनकर भर्तरी मुस्कुराए और कहा, भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगा, लेकिन ध्यान रखना मेरी अनुपस्थिति में किसी को कोई कष्ट ना होने पाए। राजा भर्तरी की इन बातों को सुनकर महामंत्री युवराज को आश्वस्त करते हुए बोले कि युवराज, आप निश्चिंत होकर वनगमन करने जाइए। जब तक आप वापस नहीं आते तब तक हम पूरी निष्ठा से राज्य का कार्यभार संभालेंगे और प्रजा की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। जब राजा भर्तरी को ये विश्वास हो गया कि उनके पीछे राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि कल भोर होते ही हम जंगलों की ओर प्रस्थान करेंगे। इसीलिए आप लोग अभी से शिकार पर चलने की तैयारियां शुरू कर दो। अपने राजे का ये आदेश सुनते ही सैनिक शीश झुकाकर बोले, जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सैनिकों ने विशेष घोड़ों का इंतजाम किया, शिकार के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करी और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। अगला दिन हुआ और जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, राजा भर्तरी अपने लाव लश्कर के साथ जंगलों की ओर चल पड़े। कुछ समय पश्चात जब वे घने जंगलों में पहुंच गए तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा। विशाल वृक्षों से घिरा जंगल, पक्षियों की मधुर गान और ठंडी हवा, सभी कुछ मन को प्रसन्न करने वाला था। बहुत दिनों के बाद युवराज को आज ये मौका मिला था। राजा भर्तरी अपने लिए एक उपयुक्त शिकार की तलाश करने लगे। तभी उनकी नज़र घने पेड़ों की छांव में एक झुंड में बैठे शेरों पर पड़ी। राजा भर्तरी ने अपने मन में विचार किया, आज तक मैंने हिरन, खरगोश और अन्य छोटे जीव जंतुओं का शिकार तो किया है, लेकिन आज तक मैंने कभी शेर का शिकार नहीं किया। क्यों ना आज अपनी वीरता की परीक्षा ली जाए और इन शेरों का शिकार किया जाए। यह सोचकर राजा ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा, घोड़े की लगाम को मजबूती से थामा और बिना देर किए घोड़े को पूरी गति से उस ओर दौड़ा दिया जहां वे शेर घने वृक्षों की छाया में आराम कर रहे थे। जब सैनिकों ने अपने महाराज को अकेले आगे बढ़ते हुए देखा तो वे भी अपने घोड़ों को उसी दिशा में दौड़ाने लगे जिधर राजा भर्तरी गए हुए थे। उधर जब शेरों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और राजा को अपनी ओर आते देखा तो शेर भी अपने बचाव के लिए जंगल की तरफ भागने लगे। अब दृश्य कुछ ऐसा था कि आगे आगे शेर और उनके पीछे राजा भर्तरी, सबके पीछे उनके सैनिक अपने घोड़े दौड़ा रहे थे।
शिकार के जोश में राजा भर्तरी जंगल की गहराइयों में बढ़ते चले गए। धीरे धीरे जंगल इतना घना होता चला गया कि चारों ओर अंधेरा सा छाने लगा। जब राजा ने पीछे मुड़कर अपने सैनिकों को देखा तो वे एकदम से चौंक गए, क्योंकि सैनिक दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब उन्हें अपने सैनिक दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि लगता है मेरे सैनिक मुझसे पीछे छूट गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वे कुछ देर में मुझे ढूंढते हुए मेरे पास पहुंच जाएंगे। तब तक मैं इस झुंड में से एक दो शेर का शिकार कर लेता हूँ। यही सोचकर राजा ने पलटकर शेरों की तरफ को देखा। लेकिन जब राजा भर्तरी ने दोबारा शेरों की तरफ देखा तब तक वो शेर भी युवराज की नजरों से ओझल हो गए थे। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा अपने मन में विचार करने लगा कि ना तो मेरे सैनिक मुझे दिख रहे हैं और ना ही मेरा शिकार, जिसके पीछे मैं यहाँ तक आया था, वे शिकार भी मेरी नजरों से ओझल हो चुका है। राजा ने काफी देर तक अपने सैनिकों के आने की प्रतीक्षा की, लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी कोई सैनिक उनके पास नहीं पहुंचा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और उस जंगल में अंधेरा छाने लगा। अब राजा भर्तरी को चिंता सताने लगी कि अगर मैं यहीं बैठा रहूंगा तो जंगल में रात हो जाएगी और यहाँ से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे बिना विलंब किए यहाँ से चलना चाहिए। यही सोचकर महाराज भर्तरी अपने घोड़े पर सवार हुए और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। लेकिन जंगल इतना घना था कि उन्हें कोई मार्ग नजर ही नहीं आ रहा था। काफी देर तक राजा भर्तरी उस जंगल में ऐसे ही भटकते रहे। काफी देर भटकने के बाद राजा ने सोचा, मुझे किसी एक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर तो ये जंगल समाप्त होगा। यही सोचकर राजा एक दिशा में आगे बढ़ने लगे। काफी समय तक राजा भर्तरी उसी दिशा में चलते रहे। जब चलते चलते उन्हें रात बीत गई, तब कहीं जाकर वे उस जंगल से निकलने में कामयाब हो पाए और उस जंगल से निकलकर वो किसी अज्ञात राज्य की सीमा में पहुंच गए। जब राजकुमार भर्तरी ने दूसरे राज्य की सीमा में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ का वातावरण बहुत ही मनभावन है। जब वे कुछ दूर और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर बगीचा है। बगीचे में चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की भीनी भीनी सुगंध पूरे वातावरण को बड़ा ही मनभावन बना रही है। उस बगीचे को देखकर राजा भर्तरी मंत्रमुग्ध होकर बोले कि ये स्थान कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। मुझे एक बार इस बगीचे के अंदर चलकर देखना चाहिए कि यह बगीचा किसका है। यही सोचकर राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और स्वयं उस बगीचों को देखने के लिए चल दिए। ये कोई साधारण बगीचा नहीं था। ये उस राज्य के राजा की इकलौती पुत्री राजकुमारी पिंगला का प्रिय उपवन था। ये उपवन अत्यंत सुंदर और हरा भरा था। तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प अपनी भीनी भीनी सुगंध से पूरे वातावरण को महका रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को संगीतमय बना रहा था। ठंडी ठंडी समीर प्रवाहित हो रही थी, जिससे मन प्रफुल्लित हो उठता था। इसी उपवन में राजकुमारी पिंगला अपनी सखियों के साथ नित्य भ्रमण के लिए आया करती थी। वे सभी इस बगीचे में कभी झूला झूलती, कभी हंसी ठिठोली करती, तो कभी पुष्पों को तोड़कर उनके साथ खेलती। ये स्थान केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि राजकुमारी के मन की शांति और सुकून का भी केंद्र था। संयोग से उसी दिन जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ इस बगीचे में घूमने आई, तभी राजा भर्तरी भी वहां पहुंचे। वे पराक्रमी राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे। वे कुशल योद्धा और विद्वान थे, किंतु उनके हृदय में गहरी संवेदनशीलता भी थी। युवराज भर्तरी जैसे ही उस बगीचे में प्रवेश करते हैं, तभी उनके कानों में कोमल स्त्रियों की हंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती है।
ये हंसी किसी भी साधारण व्यक्ति का मन मोह लेने के लिए पर्याप्त थी। जब उनके कानों में हंसी ठिठोली की ध्वनि सुनाई देती है तो वे अनायास ही उस दिशा में देखने लगते हैं जहां से ये आनंददायक स्वर आ रहा था। राजा भर्तरी ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो सामने का दृश्य उनके हृदय को मोहने वाला था। हरी भरी भेलों से घिरा हुआ वे स्थान, झूले पर बैठी हुई राजकुमारी पिंगला, जिनका मुख मंडल चंद्रमा की तरह दमक रहा था। उनकी कोमल मुस्कान किसी पुष्प की पंखुड़ी की तरह प्रतीत हो रही थी। उनकी चंचल आंखें मानो प्रेम का संचार कर रही थी। उनके घने काले लहराते बालों में गुथे हुए सुगंधित पुष्प उनकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। युवराज भर्तरी वहीं ठिठक कर रुक गए। वे बिना पलक झपकाए राजकुमारी को निहारते ही रह गए। ऐसा रूप सौंदर्य उन्होंने आज तक कभी पहले नहीं देखा था। उनके मन में विचार आया, क्या ये वास्तव में कोई नारी है या स्वयं स्वर्ग से उतरी कोई देवी? राजा पिंगला को देखकर राजा के हृदय में प्रेम का दीप प्रज्वलित हो चुका था। वे इस अनुपम सौंदर्य को अपने मन में बसा चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो समय वहीं ठहर गया हो, सांसें रुक गई हों और केवल एक ही ध्वनि उनके हृदय में गूंज रही हो, राजकुमारी पिंगला। उधर राजकुमारी पिंगला भी युवराज भर्तरी को देख स्तंभित रह गई। उनकी गौरवशाली वेशभूषा, तेजस्वी मुखमंडल और शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व देखकर उनके हृदय में भी हलचल मच गई। राजकुमारी की सखियों ने भी युवराज भर्तरी को देख लिया था। उनमें से एक ने धीरे से राजकुमारी के कान में फुसफुसाया, देखिए, कोई अजनबी पुरुष हमारे बगीचे में आ पहुंचा है। ये देखने में कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। अपनी सहेलियों की इन बातों को सुनकर राजकुमारी ने अपने भावों को संयमित करते हुए साहसपूर्वक राजा भर्तरी से प्रश्न किया, हे पथिक, आप कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये एक राजकुमारी का बगीचा है जहाँ किसी भी बाहरी पुरुष का प्रवेश निषिद्ध है? जब राजकुमार ने राजकुमारी पिंगला के इन शब्दों को सुना तो उन्होंने महसूस किया कि राजकुमारी की वाणी में अधिकार था, परंतु मधुरता भी थी। राजा भर्तरी मुस्कुराए और विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, मैं एक यात्री हूँ, राह भटक गया था और संयोगवश मैं आपके इस बगीचे में चला आया हूँ। किंतु अब जब मैंने आपको देखा है तो मेरे हृदय में एक अज्ञात आनंद उत्पन्न हुआ है। मैंने आज तक आपकी जैसी सुंदर स्त्री को पहले कभी नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी अर्धांगिनी बन जाए। राजा के मुख से इन शब्दों को सुनकर राजकुमारी स्तब्ध रह गई। उनके गालों पर लज्जा की लाली दौड़ गई, परंतु वे अपनी भावनाओं को छिपाते हुए गंभीर स्वर में बोली, क्या तुम्हें ज्ञात है कि यदि किसी सैनिक की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो वे तुम्हें तुरंत बंदी बना लेंगे? मेरी सलाह है कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, अन्यथा नाहक में ही मारे जाओगे। राजकुमारी के इन वचनों को सुनकर राजा भर्तरी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सुंदरी, अब मैं चाहे जीवित रहूं या मर जाऊं, किंतु मैंने निश्चय कर लिया है, या तो मैं आपको अपनी पत्नी बनाऊंगा या फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। अब ये निर्णय आपके हाथ में है कि आप क्या चाहती हैं। राजकुमारी पिंगला भी मन ही मन राजा भर्तरी को चाहने लगी थी, किंतु एक स्त्री होने के नाते वे अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकती थी। उन्होंने संयमित स्वर में उत्तर दिया, हे पथिक, विवाह का निर्णय पुत्री नहीं, उसके माता पिता करते हैं। यदि तुम वास्तव में मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगो। यदि वे इसके लिए सहमत हो जाए तो मुझे तुमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमारी के इन वचनों को सुनकर राजा भर्तरी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, आपके माता पिता कहाँ हैं? मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? राजकुमारी ने अपने महलों की तरफ इशारा करते हुए कहा,
जो सामने तुम्हें विशाल महल दिखाई दे रहा है वही मेरे पिता का राजमहल है। यदि तुम वास्तव में मेरे प्रति गंभीर हो और मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हो तो आप मेरे पिता के पास में जाओ और मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। यदि तुमने उन्हें मना लिया और वो इस रिश्ते के लिए सहमत हो गए तो इस संसार में ऐसी कोई और शक्ति नहीं है जो हमें विवाह बंधन में बांधने से रोक सके। राजा भर्तरी ने राजकुमारी की बात सुनी और उनके मन में एक दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो गया कि वे अब किसी भी प्रकार से राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उन्होंने संकल्प पूर्वक कहा, हे देवी, मैं अवश्य ही आपके पिता के पास जाऊंगा और उनसे आपका हाथ मांगूंगा। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। ये कहकर राजा भर्तरी अपने घोड़े पर सवार हुए और राजमहल की ओर चल पड़े। उनके हृदय में प्रेम की अग्नि जल चुकी थी और वे निश्चय कर चुके थे कि किसी भी परिस्थिति में वे राजकुमारी पिंगला को अपनी अर्धांगिनी बनाकर ही दम लेंगे। जब राजा भर्तरी राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक भव्य और आलीशान महल उनके सामने खड़ा था। महल की ऊंचे दीवारें, सोने चांदी से जड़े शिखर और विशाल द्वार पर उकेरी गई कलाकृतियां इस महल की गरिमा का बखान कर रही थी। महल के द्वार पर दो सुदृढ़ और सशक्त सैनिक पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में चमचमाते भाले थे और उनकी आंखों में अदम्य तेज था। राजा भर्तरी अपने घोड़े से नीचे उतरे और आत्मविश्वास से भरकर उन सैनिकों के पास गए। उन्होंने गरिमाई स्वर में कहा, हे वीरों, कृपया अपने महाराज को सूचित करें कि अवंतिका नगरी के सम्राट राजा भर्तरी उनसे मिलने आए हैं। सैनिकों ने जब राजा भर्तरी की वाणी सुनी तो वे तुरंत सतर्क हो गए। उनके मुख पर आदर भाव झलक रहा था। वे जानते थे कि अवंतिका नगरी का सम्राट अत्यंत शक्तिशाली और यशस्वी राजा था और उनके पुत्र राजा भर्तरी भी महान योद्धा है। दोनों सैनिकों ने शीश झुकाकर राजा को प्रणाम किया और बोले, सम्राट, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, हम अभी महाराज को सूचित करते हैं। इतना कहकर उनमें से एक सैनिक महल के अंदर चला गया। कुछ ही क्षणों के पश्चात महल का विशाल द्वार खुला और अंदर से उस राज्य के महाराज अपनी सशस्त्र सेना के साथ बाहर निकले। वे राजसी वस्त्रों से सुसज्जित थे। उनके मुकुट पर रत्न जड़े थे और उनकी आंखों में बुद्धिमता की गरिमा झलक रही थी। महाराज को आते देख राजा भर्तरी ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। राजा ने जब राजा भर्तरी को देखा तो थोड़े चकित हुए। उन्हें लगा था शायद अवंतिका नगरी के सम्राट गंधर्व स्वयं उनसे मिलने आए हैं। लेकिन जब उन्होंने एक युवा और तेजस्वी युवक को अपने द्वार पर खड़ा देखा तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, आप कौन हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा भर्तरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, मैं अवंतिका नगरी के सम्राट गंधर्वसेन का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात अब मैं ही अवंतिका नगरी का सम्राट हूँ। राजा ने राजा भर्तरी की बात सुनी और प्रसन्नता से कहा, हे राजन, आपका हमारे राज्य में आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमने आपका नाम सुना है किंतु मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। कहिए, आपका हमारे राज्य में आने का उद्देश्य क्या है? राजा के प्रश्न को सुनकर राजा भर्तरी ने बिना संकोच के सारा घटनाक्रम उन्हें विस्तार से बताया। हे राजन, मैं अपने नगर से शिकार के लिए जंगल में आया था, लेकिन रास्ता भटककर आपके राज्य में आ गया। संयोगवश मैं आपके राज्य के उपवन में पहुंचा, जहां मेरी भेंट आपकी पुत्री राजकुमारी पिंगला से हुई। जब मैंने उन्हें देखा तो उनके दिव्य सौंदर्य और शालीन आचरण ने मेरे हृदय को बांध लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार हूँ। मैं आपके समक्ष निवेदन करने आया हूँ कि यदि आपको उचित लगे तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा भर्तरी की बात सुनकर राजा को अपार हर्ष हुआ।
वह भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में थे। और राजा भर्तरी से उत्तम वर भला कौन हो सकता था। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हमारे परिवार से संबंध जोड़ना चाहता है। किंतु एक पिता होने के नाते मैं अपनी पुत्री की इच्छा को भी अनदेखा नहीं कर सकता। मैं पहले उससे इस विषय में चर्चा करूंगा और यदि वे सहमत होगी तो मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद राजा ने राजकुमारी पिंगला को बुलवाया। जब पिंगला अपने कक्ष से बाहर आई तो वे अत्यंत सौम्य और लज्जालु प्रतीत हो रही थी। उसकी चाल धीमी थी और उसके चेहरे पर गुलाब सी लाली छा गई थी। राजा ने स्नेहपूर्वक अपनी पुत्री से पूछा, बेटी, अवंतिका नगरी के सम्राट राजा भर्तरी ने तुम्हारा हाथ मांगा है। वे तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। तुम बताओ, क्या तुम्हें उन्हें स्वीकार करती हो? राजकुमारी पिंगला ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। उसके अधर थोड़े कांप रहे थे। उसकी आंखों में एक मधुर आभा झलक उठी। वे राजा भर्तरी से प्रभावित थी, किंतु एक स्त्री होने के नाते वे अपनी भावनाएं सीधे व्यक्त नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने मौन में सहमति दे दी। राजा उनकी इस मौन स्वीकृति को भली भांति समझ गए और हर्ष से भर उठे। उन्होंने राजा भर्तरी की ओर देखा और कहा, राजन, मेरी पुत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अब मुझे इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। मैं सहर्ष इस पवित्र बंधन को स्वीकार करता हूँ। राजा ने महल के सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि विवाह की तैयारियां शीघ्रता से की जाए। पूरे राज्य में संदेश भेजा गया। राजकुमारी पिंगला और युवराज भर्तरी का विवाह संपन्न होने जा रहा था। महल को दीपों, फूलों और रतन जड़ित आभूषणों से सजाया गया। संपूर्ण राज्य में आनंद उत्सव का वातावरण छा गया। सभी नागरिक उल्लास से भर उठे। राजा भर्तरी और राजकुमारी पिंगला का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। ये विवाह न केवल दो हृदयों का मिलन था, बल्कि दो महान राज्यों के बीच एक अटूट संबंध की स्थापना भी थी। और इस प्रकार युवराज भर्तरी को उनका प्रेम प्राप्त हुआ और राजकुमारी पिंगला अपने जीवन साथी के रूप में एक पराक्रमी और तेजस्वी सम्राट को पाकर धन्य हो गई। विवाह के पश्चात राजा भर्तरी कुछ समय तक अपनी ससुराल में ही रहे। राजमहल में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। राजकुमारी पिंगला अब रानी बन चुकी थी और उनके माता पिता उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना कर रहे थे। राजा और रानी अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद के सुखद जीवन के लिए सभी प्रकार के उत्तम प्रबंध किए। राजमहल के भव्य कक्षों को रानी पिंगला के स्वागत हेतु और भी सुंदर बना दिया गया था। रात्रि के समय महल में भव्य दीपमालाएं जगमगाने लगती। संगीतकारों द्वारा मधुर राग प्रस्तुत किए जाते। राजा भर्तरी और रानी पिंगला अपनी नई गृहस्थी में मग्न थे। लेकिन एक दिन युवराज को ध्यान आया कि वे अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं। उनके हृदय में अपने राज्य की यादें उमड़ने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें अपने नगर लौट जाना चाहिए। यही सोचकर एक दिन राजा भर्तरी अपने ससुर यानी राजा के पास गए और विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध किया, हे महाराज, मैंने आपके राज्य में अत्यंत सुखद समय बिताया है। आपके प्रेम और सम्मान के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, किंतु अब मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मेरी प्रजा, मेरा राज्य और मेरा राजमहल मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अतः मैं चाहता हूँ कि आप रानी पिंगला के साथ अवंतिका नगर लौटने की मुझे अनुमति प्रदान करें। राजा के इन वचनों को सुनकर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हमें भी तुम्हें विदा करने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारे आने से ये महल और राज्य दोनों ही आनंद से भर गए हैं। क्या कुछ दिन तुम और नहीं ठहर सकते? राजा की इन बातों को सुनकर राजा भर्तरी ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं हृदय से चाहता हूँ कि कुछ और दिन आपके साथ बिताऊं।
किंतु एक राजा का पहला धर्म उसकी प्रजा के प्रति होता है। मुझे अपने राज्य के दायित्वों का निर्वहन करना है। आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। राजा भर्तरी की बातों को सुनकर उन्होंने अंत में सहमति जताते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, किंतु एक पिता होने के नाते मेरी पुत्री को विदा करते समय मेरा हृदय भारी हो जाएगा। मेरी बेटी पिंगला मेरी इकलौती संतान है। मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। आप मेरी बेटी को स्नेह देना और सदैव उसका ध्यान रखना। राजा की इन बातों को सुनकर राजा भर्तरी ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और आश्वासन दिया, महाराज आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी रानी पिंगला का सदा सम्मान करूंगा और उन्हें हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा। इस तरह से राजमहल में पिंगला की विदा की तैयारियां शुरू होने लगी। राजमहल के स्वर्ण जड़त आंगन में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। राजा ने अपनी पुत्री को बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र और अनेकों उपहार दिए। साथ ही उन्होंने दासी, सेवक और रथ भी प्रदान किए ताकि उनकी पुत्री को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए। जब विदाई का समय आया तो राजमाता अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगाकर अश्रुपूर्ण आंखों से आशीर्वाद देने लगी। राजकुमारी पिंगला भी अपने माता पिता से अलग होने के विचार मात्र से ही भावुक हो गई। राजा ने अपनी पुत्री के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, बेटी ये राजमहल सदैव तुम्हारा रहेगा और यदि कभी भी तुम्हें हमारी आवश्यकता पड़े तो बस एक संदेश भिजवा देना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। राजकुमारी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, माता पिता को प्रणाम किया और वे राजा भर्तरी के साथ रथ में बैठ गई। राजा भर्तरी अपनी नववधू रानी पिंगला के साथ जब अवंतिका नगरी के समीप पहुंचे तो पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। संदेशवाहकों ने पहले ही नगरवासियों को सूचना दे दी थी कि उनके प्रिय सम्राट अपनी नई महारानी के साथ नगर में पधार रहे हैं। इस कारण से अवंतिका नगरी के द्वार पर हजारों नागरिक एकत्रित हो गए। नगर को भव्य रूप से सजाया गया था। घर घर दीप जलाए गए थे और नगर की गलियों को फूलों से सुसज्जित किया गया था। ये था राजा वीर विक्रमादित्य के अनसुने किस्सों का पहला भाग। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पहला भाग था। मैं ऐसी ही कहानी और अपलोड करती रहूँगी।